काही आपले मित्र जे आहेत ते उत्तर भारतातून पण या सभेला अटेंड करण्यासाठी आलेले आहेत. त्यामुळे मी सर्वांची परवानगी घेऊन हिंदीमध्ये बोलणार, कारण ते खूप लांबून आलेले आहेत आणि मला वाटते इकडे हिंदी सर्वांना येते. तर तो आज के इस कार्यक्रम में जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, हमारे मेहमान हैं, जो मंच पर आसीन हैं, जवी पवार सर, हमारे वसंत गवड़ी सर जो गोंदिया से आए हैं, हमारी जयाताई बंसोड़े हमारे सिस्टर, और हमारे भाई दीपक केदार, और साथ ही साथ हमारे संगठन के महाराष्ट्र के वाइस प्रेसिडेंट प्रशांत रणदिवे. इन सब ने अपनी बात आज के इस दलित एजेंडा पर रखी और सभी ने बहुत ही महत्वपूर्ण बातों पर अपनी बात रखते हुए ये दलित एजेंडा क्यों ज़रूरी है इसके बारे में जिक्र किया. मैं अपने संगठन की तरफ से आप सभी का सबसे पहले धन्यवाद करता हूँ. साथ ही साथ इस कार्यक्रम में शामिल हुए जो हमारे सभी दोस्त हैं, बड़े बुजुर्ग हैं, मुझे जानने वाले लोग हैं या बाहर से जितने भी लोग हमारे संगठन के कहने पर इस सभा में आए हैं, दूर दराज से, उन सभी का मैं धन्यवाद करता हूँ. सभी को जय हिंद करता हूँ, सभी को सलाम करता हूँ. ये जो दलित एजेंडा है, जैसे अभी हमारे जो स्पीकर गए, हमारे वसंत सर, उन्होंने बताया कि ये कोई नई बात नहीं है कि हम इस तरह के दलित एजेंडा की बात कर रहे हैं, और मैं भी इस बात को मानता हूँ कि ये कोई नई बात नहीं है कि इस तरह का कोई दलित एजेंडा पहली बार डिस्कस हो रहा है. ऐसा नहीं है, नई बात नहीं है. पहले हो सकता था कि ये आंदोलन के रूप में दिखता था, हमें सड़कों पे दिखता था इस तरह के एजेंडे. गाँव में दूर दराज में जब आंदोलन होते थे उसमें दिखता था, जहाँ पे दीपक भाई ने जिसका जिक्र किया कि इस तरह के एजेंडे हम ज़मीनी तौर पे बात करते हैं, ना कि इस तरह के एक सभागृह में बात करते हैं. खैर, उस बात पर मेरी अपनी एक राय है जो मैं बाद में रखूँगा, लेकिन क्योंकि इस बात का जिक्र बार बार किया गया है कि इस तरह के एजेंडे को इसके पहले भी रखा गया है, इसके बारे में बात की है, तो इसके बारे में बात की गई है. बाबा साहब के लीडरशिप होने के पहले भी, मैं विदर्भा से आता हूँ, नागपुर से आता हूँ, मेरा पीएचडी विदर्भा के ऊपर है, हमारे आंदोलन के ऊपर है. तो बाबा साहब के विदर्भा में आने के पहले भी जो वहाँ के मिल मजदूर थे, उनके जो नेता थे, वो अपने समाज के हितों के लिए उस समय के जो अंग्रेजों की सरकार, जो अंग्रेज अधिकारी होते थे, उनके सामने आंदोलन करते थे कि हमारे समाज के लिए क्या क्या ज़रूरतें हैं और क्या क्या ज़रूरतें पूरी होनी चाहिए. इस तरह के भी आंदोलन होते थे. तमिलनाडु में भी एमसी राजा और उनके पहले भी हमारे लोग जो मिलों में और बाकी जगह काम करते थे, वो भी अपने हितों के लिए लड़ते थे. जो आज का पाकिस्तान है, जहाँ पे बहुत बड़ी आबादी हमारे समाज की शेड्यूल कास्ट की है, जिसका जिक्र बहुत बार नहीं किया जाता, और ख़ास करके भारत जब डिवाइड हुआ और वहाँ से जब हमारे बहुत सारे लोग भारत में आने लगे, और अभी भी काफ़ी लोग हैं, वहाँ पे भी हमारे नेता थे. और मैं बाबा साहब के पहले की बात कर रहा हूँ. लेकिन बाबा साहब के समय में इस एजेंडे को एक स्वरूप मिला, और वो स्वरूप ये था कि उस एजेंडे को धार मिली एक नए आर्गुमेंट से. उस एजेंडे को धार मिली एक नए एजुकेशनल टोन के वजह से, क्योंकि जो एजेंडे आप जमीन पर कितने बार भी कहो, कितने बार भी आपके लोग यहाँ तक कि आत्महत्या भी कर ले उस एजेंडे, जैसे जमीन का मुद्दा है, जमीन के मुद्दे के लिए हमारे बहुत लोगों ने आंदोलन किया है, लेकिन जब तक बाबा साहब का इमरजेंस नहीं होता है, जब तक बाबा साहब एक बड़े तौर पे उस आंदोलन को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, तब तक हमारे एजेंडे नेशनल एजेंडे का पार्ट नहीं बनता है. और इसीलिए अगर जमीन की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, कहीं भीड़ में, कहीं भंडारा में, कहीं गोंदिया में, हमारे समाज के लोगों की ज़मीन की लड़ाई बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ ये लड़ाई भी बहुत ज़रूरी है कि हम सब लोग इकट्ठा बैठे. समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो रिजर्वेशन का फ़ायदा उठाए और नहीं भी उठाए, लेकिन समाज से आता है, समाज का इस वर्ग की भी जिम्मेदारी है कि एक जगह बैठे, चाहे वो एसी लगा के क्यों ना बैठे, और समाज के बारे में सोचे, और समाज का भविष्य क्या होना चाहिए, उस ज़मीनी एक्सपीरियंस को, उस ज़मीनी अनुभव को साथ में लेके हुए एक जगह बैठ के समाज का एजेंडा तय करना बहुत ज़रूरी है. बाबा साहब ने किया था. बाबा साहब ने जब शेड्यूल कास्ट फेडरेशन बनाया तब भी किया था
जब ऑल इंडिया इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी बनाई थी तब भी किया था। इसीलिए केवल और केवल इतना कहना कि ज़मीनी तौर की लड़ाई ज़रूरी है, हाँ ज़रूरी है। अगर ज़मीन पे हम नहीं हैं तो हम कहीं नहीं रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ समाज का पढ़ा लिखा वर्ग जो अपने आप को बहुत बार अपनी जिम्मेदारी से भागते हुए हमें नज़र में आता है, जो बहुत बार केवल और केवल बाबा साहब की जयंती मनाने से अपने आप को खुश कर देता है, क्या वो समाज की जिम्मेदारी नहीं है? मुझ जैसे लोग जो झोपड़पट्टी से निकल के इस देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करने के बाद हमें अच्छी खासी 1 लाख 1.5 लाख की नौकरी मिलती है, क्या ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि जहाँ से मैं आता हूँ मेरे समाज का व्यक्ति मेरे साथ, मेरे दोस्त जो मेरे साथ खेलते थे, लेकिन किसी कारणवश, और किसी क्या कारणवश, गरीबी की वजह से, वहाँ के इन्वायरमेंट की वजह से वो पढ़ लिख नहीं पाए और आज वो किसी ब्राह्मण बन या किसी ठाकुर, किसी मराठा की गुलामी कर रहे हैं। क्या ये मेरी जिम्मेदारी नहीं बनती कि मैं अपने वक्त से वक्त निकाल के, अपने सैलरी में से अपना हिस्सा दे के, अपनी ज़िंदगी का एक समय निकाल के, क्या मैं उनके लिए कुछ तय कर पाऊँ? क्योंकि वो तय नहीं कर पा रहे हैं। वो 14 घंटा, मेरा भाई आज भी 14 घंटा 15 घंटा काम अभी तक करता था, उसके पास वो वक्त नहीं है काम से आने के बाद में कि वो अपना एजेंडा तय कर सकता है। तो इसलिए समाज के पढ़े लिखों की जिम्मेदारी है कि वो अगर एसी रूम में एजेंडा तय कर रहा है तो उसको सड़क पे भी उतर के वो एजेंडे को लागू करने के लिए मूवमेंट करना पड़ेगा। और इसीलिए आज हमने ये सभा का ऑर्गेनाइज किया है, इसीलिए आज हमने आप सभी को यहाँ पर बुलाया हुआ है। इसका केवल और केवल इतना मकसद नहीं है कि हम यहाँ पर अपनी बात रख के यहाँ से निकल जाएं। ये बहुत दिनों से, बहुत मंथन से ये सब बातों का हमने विचार किया है, लेकिन अभी बात यह थी कि इस एजेंडे की ज़रूरत क्यों है और अभी इस एजेंडे की ज़रूरत क्यों है। दीपक भाई ने इसके ऊपर बहुत सही तरीके से अपनी बात भी रखी। उसी बात को आगे बढ़ाते मैं आपको बात बताना चाहूँगा कि इस एजेंडे की ज़रूरत क्या है। पहले हो सकता था कि इस एजेंडे की उतनी ज़रूरत आपको ना हो, क्योंकि जब आपके पास ज़मीन नहीं थी गाँव में, मेरे पिता के पास ज़मीन नहीं थी, मेरे पिता जैसे हजारों लाखों लोगों के पास इस देश में शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाले अलग अलग उनके पास ज़मीनें नहीं है। और जब गांव में ज़मीन नहीं होती है तो किसी मराठा या किसी हमारे यहाँ पे जो लैंड ओनिंग कास्ट है उत्तर भारत में, जिसे आप ठाकुर कहते हैं, जाट कहते हैं, गुज्जर कहते हैं, अलग अलग तरह के नाम है उनके, आप खेतों पे काम करते हैं। खेत में अगर मेरी माँ कहती कि बच्चे को भेजूगी भी नहीं, फिर भी वो गाँव का मराठा वो हमको ताने देता है और उसको लगा कि आप नहीं करोगे तो हम पर जोर ज़बरदस्ती करता है। ये अभी भी स्थिति है, पहले भी थी। मेरे पिताजी हमेशा बताते थे कि गांव में किस तरीके से हमको, अगर हम कहेंगे कि हमें वहाँ पे काम नहीं करना है, फिर भी ज़बरदस्ती धमकी दे के, जोर ज़बरदस्ती करके हमारे लोगों को उनके खेतों पर काम भी कराया जाता है। ये भी एक सच्चाई है। तो मेरे पिताजी जैसे लोग, हजारों लोग रोजी रोटी की तलाश में शहरों में आते हैं। शहरों में आके जब पूरे शहर में बसे हुए लोग, शहर के नागरिक को जगह नहीं छोड़ते हैं, तो शहर के आखिरी कोने में, पेरीफेरी में जाके बसते, जहाँ पे नाला होता है और जहाँ पे शहर भी ख़त्म होता है। और वहीं पे हमारी झोपड़पट्टी आज दिखती है हमें, चाहे नागपुर हो, चाहे मुंबई हो, पुणे हो, उत्तर भारत भी आप घूमो तो हमारे लोग जो है उनका जो बसेरा है वो शहर के बाहर है। अभी वो शहर के अंदर धीरे धीरे सोकॉल्ड आ रहा है, लेकिन उसको शहर का पेरीफेरी कहा जाता है। वो शहर के बाहर होता है जहाँ पर शहर के नाले बहते हैं, है ना। तो पहले तो ये था, तो आप गाँव से शहर आ गए, अपने बच्चों को अपने बड़े मुश्किल से अपना पेट काट के म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में भेज दिया। और क्योंकि बहुत ज़्यादा प्राइवेट स्कूल नहीं थे तो म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के स्कूल में भी पढ़ाई एक तरीके से अच्छी खासी हो जाती थी। हम वहीं पढ़े हैं। और जो वहाँ पर पढ़ाई होती थी एक तरीके से रिजर्वेशन को, अगर पूरी तरीके से नहीं, कई हद तक, क्योंकि सरकारी ही संस्था है, प्राइवेट संस्था तो नहीं है, तो रिजर्वेशन एक तरीके से लागू होता था। तो वहाँ से जनरेशन निकली। अभी बहुत सारे जो नौजवान साथी अगर अपने माँ बाप को पूछेंगे कि वो कहाँ से आए, अगर उनके माँ बाप नहीं तो उनके दादा नानी कहाँ से आए, तो सबकी मोरलेस यही स्टोरी है कि वो गांव से आए, शहरों में अपने बच्चों को कई स्कूल में पढ़ाया, उनके बच्चे पढ़े। मेरे जानने वाले बहुत IAS ऑफिसर हैं जो अभी रिटायर हुए, वो अपनी कहानी जब बताते हैं तो यही बताते हैं कि शहरों में किस तरीके से आए। ये स्थिति थी। यानी अगर भारत का संविधान लागू होने से अभी कुछ सालों तक, अगर 1990 तक अगर हालत देखा जाए तो इस तरह की हालत हमें नज़र में आती थी कि गांव से शहर में आने का एक होप था कि आप शहर में आओगे, बड़ी काट कसर करके, पेट काट के, आप ये सरकारी संस्था में पढ़ के अपने बच्चों को पढ़ा के एक मोबिलिटी, एक जनरेशन आप खड़ा कर सकते थे। एक जनरेशन खड़ा हुआ, एक जनरेशन खड़ा हुआ जो राइटर बना, जो कलाकार बना,
जो पॉलिटिक्स में आया, जिसने राजनीति की, और बामसेप उसका एक बहुत बड़ा उदाहरण हमें नज़र में आता है। तो सरकारी कर्मचारियों का संगठन बना जिसने उत्तर प्रदेश में एक दलित महिला को उस उत्तर प्रदेश का चीफ मिनिस्टर बनाया। यह हमारे सामने सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। इसलिए मैं समाज के पढ़े लिखे लोगों को केवल इतना नहीं बोलता हूँ, जो लोग बहुत बड़े बड़े इससे बोलते कि समाज का पढ़ा लिखा वर्ग ये धोखेबाज है। नहीं, ऐसा नहीं है, ये पूरा सच नहीं है। समाज के लेकिन उस जनरेशन के लोगों ने, जिनको पता था हम कहाँ से आए हुए हैं, उन्होंने अपना पैसा दिया, उन्होंने अपना वक्त दिया, उन्होंने लिखा भी, उन्होंने बोला भी, और उस तरीके से एक तरीके से शेड्यूल कास्ट का एक इंडिपेंडेंट ऑटोनॉमस मूवमेंट खड़ा करके एक दलित महिला को एक बहुत बड़े प्रदेश की चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। ये उसी आंदोलन की उपज है। और ये सबसे बड़ी उपज रिजर्वेशन की है, क्योंकि रिजर्वेशन था तो आपको नौकरियाँ थी, और आप अपनी नौकरी से एजुकेशन भी लिए, अपने बच्चों को एजुकेशन दिए, और कुछ कंट्रीब्यूट भी आपने मूवमेंट में किए। लेकिन 1990 के बाद ये स्थिति खत्म हो चुकी है। 1990 के बाद में जो स्कूलें सरकारी थी, मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा हूँ, मैं भला ही नीचे डाल के, हम वो बोरा डाल के पढ़ते थे, घर से लेके जाते थे, लेकिन टीचर्स थे, दे वुड टीच अस इंग्लिश, मैथ्स और एवरीथिंग। और ये स्कूल वो स्कूलें थी जो हमारे समाज के लोगों ने बनाई थी। विदर्भा में सबसे अच्छी बात ये थी, जो बाबा साहब के पहले के मूवमेंट का जिक्र किया, तो बाबा साहब के आने के पहले भी वहाँ के खास करके महार कम्युनिटी ने अपने महिलाओं के लिए हॉस्टल बनाए, अपनी खुद की प्रेस बनाई थी। बंसोड़ी जी का अगर आप देखते इतिहास, तो उन्होंने अपनी प्रेस बनाई थी, जहाँ पर वो दलित महिलाओं के अत्याचारों के बारे में लिखते थे। उनकी वाइफ उनके साथ में बैठ के काम करती थी। ये बाबा साहब के पहले की बात कर रहा हूँ। लेकिन बाबा साहब के आने के बाद में ये धारा बहुत तेज हुई, और बहुत सारे कॉलेज अपने हमारे कम्युनिटी के लोगों ने बनाए, स्कूलें बनाई, जहाँ से हमारे बच्चे मेरिट में आते थे। यानी जिनके माँ बाप हाथ रिक्शा चलाते हैं, साइकिल रिक्शा चलाते हैं, उनके बच्चे मेरिट में आते थे, क्योंकि हमारी स्कूल थी, टीचर हमारा था, चपरासी हमारा था, भले जगह हमारे पास कम हो, लेकिन साधन हमारे थे। तो कोई हमें ये नहीं कह सकता था कि तू महार का लड़का है तो मैं जानबूझ के कम मार्क्स दूंगा। जो कि हमारे साथ कब हुआ, जब हम कॉलेज में गए। जब स्कूल में थे तो हमको कभी लगा ही नहीं कि जाती है, लेकिन जब कॉलेज में गए, जहाँ पे बामन बनिया बैठा हुआ है, जहाँ पर खत्री बैठा हुआ है, जहाँ पर मैं साफ कहूँगा इस महाराष्ट्र का मराठा बैठा हुआ है, जो अपने आप को कुंभी से ऊपर समझता है, राज उसी का आरक्षण मांग रहा है, वो बैठा हुआ है, वो हमारे साथ जाति के डिस्क्रिमिनेशन करता था। वो हमें पूछता था कि अरे सोल पिंपळे कसा डिबेटमध्ये भाग घेणार, टाटा याचं नाव, कुलकर्णी अरे तू कशाला संस्कृत घेतोस। दिस इज हाउ दे वुड, एंड स्मॉल वेरी सटल डिस्क्रिमिनेशन दे वुड डू। और ये मेरी अकेले की बात नहीं है। मैं जब जेएनयू में गया तो मैं अपने दोस्तों से जब मिला, जो दूर दराज से, कोई पासी है, कोई चमार है, कोई झारखंड से आया है, कोई बिहार के बहुत ही दूर दराज से आया हुआ है, जहाँ पर आप सोच नहीं सकते कि यहाँ से बच्चा आ सकता है। और इस तरह के जगहों पे आने का रीज़न ये था कि यहाँ पर जो लगने वाली फीस है वो 100 रुपये हम साल का दे रहे, 150 रुपये दे रहे, हमको हॉस्टल मिल रहा है, हम बड़े बिंदास तरीके से पढ़ रहे हैं। मैंने पहली बार मेरी ज़िंदगी में बिना सोचे कि कल मेरे को काम को जाना है, पहली बार मैंने पढ़ा अपनी ज़िंदगी में 30 में, जब मेरा पहली बार एडमिशन हुआ, कि मुझे जब एहसास हुआ कि मुझे स्कॉलरशिप है, मैं आज अपने क्लास में बैठ रहा हूँ, मुझे लाइब्रेरी जा रहा हूँ, मुझे एहसास और यकीन नहीं हो रहा था कि अगले दिन मुझे ये नहीं सोचना कि कल मुझे किसी सिंधी के घर में, हमारे सिंधी होते, उसे घर में काम को जाना है। यह एहसास अपने आप में इतना बड़ा एहसास था कि मेरी पूरी ज़िंदगी चेंज कर दिया। और यही एहसास मैंने जेएनयू में देखा। मेरे दोस्त जो उत्तर प्रदेश से आते थे, जो बिहार से, झारखंड से, जो गढ़चिरौली से आते थे, उनके अंदर एहसास था। और यह एहसास था, इसलिए हमने वहाँ पे एक तरह का स्टूडेंट मूवमेंट खड़ा किया। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि एहसास अभी ख़त्म हो रहा है, क्योंकि इस तरह की सरकारी संस्थाओं को, जो आपकी स्कूलें थी, उसको ख़त्म किया जा रहा है, उसको एड नहीं दिया जा रहा है। अगर कोई शेड्यूल कास्ट कोई अच्छा काम कर रहा है, कोई स्कूल चलाया जा रहा है, तो भारत सरकार से लेकर महाराष्ट्र सरकार, केवल महाराष्ट्र की बात नहीं है, हर जगह उनको एड नहीं दिया जाएगा, उनकी स्कूलें बंद। जहाँ से मैं आता हूँ, जिस स्कूल में पढ़ा, उसकी आज हालत बहुत सही नहीं है, वहाँ के टीचरों को सैलरी भी नहीं है। जो यूनिवर्सिटी जहाँ पढ़ते थे, जहाँ पर 100-150 रुपये साल का देके पीएचडी कर पाए, वहाँ पे फंड नहीं दिया जा रहा है। उसी के बगल में अशोका और जिंदल बनाया जा रहा है। जहाँ पे सोशियोलॉजी पढ़ने के लिए, मुझे एमफिल पीएचडी करने के लिए लगभग, केवल अगर मैं मोटा मोटी खर्चे की बात करूँ, किताबें हम लाइब्रेरी से लेते थे, और नहीं रही तो लाइब्रेरी ला के दे जाता, तो लगभग 10,000 लगे होंगे, अगर पूरा भी लगूँ
अभी जिस यूनिवर्सिटी में मैंने पढ़ाया, जिन बच्चों को, वो मेरा सब्जेक्ट पढ़ने के लिए साल का 5 लाख रुपया देते हैं। ये बच्चे कौन है? और वहां पे सबसे बेस्ट टीचर को रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि आपको 2 लाख रुपया दिया जाएगा, आपको 1.5 लाख सैलरी दिया जाएगा। सबसे बेस्ट टीचर जो JNU में पढ़ा देते हैं, आज प्राइवेट में पढ़ा रहे हैं। वो क्यों ना पढ़ा है? क्योंकि उनको ज़्यादा पैसा मिल रहा है। तो जो JNU में पढ़ा रहा है, ऐसा टीचर पढ़ा रहा है, अभी जो रिक्रूटमेंट नया हो रहा है, ऐसा पढ़ा रहा है जो ये बोलता है कि वैदिक काल में हमने एरोप्लेन बना दिए थे, क्योंकि वो पुष्पक विमान था। नाउ इवन उनको आइडियोलॉजी, उनके आइडियोलॉजी को मानने वाले बच्चे मुझे JNU में बोलता है भैया बड़ी बुरी हालत है। क्योंकि भला ही हम आइडियोलॉजी उनकी माने, लेकिन ज्ञान के लेवल की जब बात आती है तो कोई फिजिक्स का स्टूडेंट होगा तो बोलेगा भाई अगर बॉल ऊपर फेंकेगा तो ग्रेविटेशनल फोर्स से वो नीचे आएगा। कोई बोलेगा ये ग्रेविटेशनल फोर्स भी हमने वैदिक काल में ईजाद की थी, वो भी मानने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह के लोगों को रिक्रूट किया जा रहा है, क्योंकि उनको पता है यहाँ पर पढ़ने वाला जो बच्चा है वो दलित है, वो आदिवासी है, वो गरीब का बच्चा है, तो इसको तो कुछ भी पढ़ाया जाए और इस सरकारी संस्थाओं को इस तरीके से खराब खत्म किया जाए। क्योंकि हमारे बच्चे कहाँ पढ़ेंगे? हमारे बच्चे वो फिर ऑक्सफोर्ड में पढ़ेंगे। अगर उनके पास पैसा नहीं है तो स्मृति ईरानी अपने पैसा दे के अपने बच्चे को ऑक्सफोर्ड पढ़ा सकती है। यहाँ के जो बड़े बड़े मंत्री अपने बच्चों को कैमरे में पैसा दे के पढ़ा सकते हैं। अभी हमारे माँ बाप तो नहीं पढ़ा सकते। इसीलिए पोस्ट 90s द सिचुएशन हैज चेंज्ड एंड वी टू एक्सेप्ट दिस। पहले भला वो एजेंडा होता था, हम उसका जिक्र करते थे, लेकिन आज अगर इस एजेंडे का अगर आप जिक्र नहीं करेंगे तो हमारी आने वाली जो नस्ल है, जो हमारी कौम है, जो IAS बन सकती थी, जो डॉक्टर बन सकती थी, मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, आपके पास डिग्री होने के बावजूद भी आप किसी बामन बनिया के घर में झाड़ू पोछा करने वाले हैं। हमारे आने वाली जनरेशन ये करने वाले, वो तैयार होकर बैठे हुए। उन्होंने निश्चय किया है और इसी तरीके से इस देश का इकोनॉमी चलता है। अभी ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, वो ये कहती है जो बड़े बड़े धन्ना सेठ तिवारी दुबे ट्विटर पे यहाँ पे लिखते हैं और जो टीवी डिबेट पे आते हैं, कहते हैं कि आपने जो है टैक्स पेयर का मनी इस्तेमाल किया है। हमको बोलते थे आप स्टूडेंट मूवमेंट कैसे कर सकते हो? बॉस योर पहली बात तो इस देश के आधे से ज़्यादा अपर कास्ट को इकोनॉमिक समझता नहीं है। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ डज द इनफॉर्मल इकोनॉमी वर्क्स इन दिस कंट्री। आपका अगर आप कहते हो कि भारत का 90% से ज़्यादा इकोनॉमी अगर इनफॉर्मल इकोनॉमी है, इसका मतलब आपका लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी है। और लेबर इंटेंसिव इकोनॉमी कैसे है? आपका पंचर वाले से लेके, आपका घर में पोछे वाले से लेके, ये सब आपका GDP का पार्ट है। कैसे? 2 तरह का होता है GDP ना। अभी जो खास करके जो टैक्सेस 2 तरह के होते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जो डायरेक्ट टैक्स देने वाले लोग हैं उनकी संख्या तो बहुत कम है भारत में, और अपर कास्ट भी इस देश का, वो बामन है, बनिया है, खत्री है, सो कॉल्ड लैंड ओनिंग कास्ट है वो। और जो सबसे बड़ा तबका है जो इस देश का SC ST OBC है, वो सुई से लेके धागा जब लेता है, ये 80% लोग आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस देते हैं। और ऑक्सफैम का रिपोर्ट ये कहता है अभी कि भारत का सबसे ज़्यादा GST इस देश के वर्किंग क्लास से आया हुआ है। 70 से 80% का GST ये हम लोग दे रहे हैं। जब हम लोग दे रहे हैं तो भाई आपके टैक्स से तो नहीं खा रहे ना, भारत को टैक्स हम दे रहे हैं और हमारे पैसे से हम ये कर रहे हैं। ये ज़मीन हमारी है, ये टैक्स भी हम दे रहे हैं, आपका नाला भी हम साफ कर रहे हैं, आपका सब कुछ अपने कांधों पे लेकर हम इतने सालों से चल रहे हैं। लेकिन आज भी इस देश के जो मॉडर्न इंस्टीट्यूशन है उसको आप देखते हैं तो वहाँ पर सबसे ज़्यादा संख्या ब्राह्मण, बनिया और बाकी अपर कास्ट की है, चाहे वो प्राइवेट इंस्टीट्यूशन हो चाहे सरकारी इंस्टीट्यूशन हो। और जो रिप्रेजेंटेशन की बात है, जिसको हम बार बार कहते हैं आरक्षण का मतलब जो है, उसका मतलब जो है, बहुत लोग कहते हैं आरक्षण का मतलब रिप्रेजेंटेशन। यस, आरक्षण का मतलब रिप्रेजेंटेशन होता है, लेकिन आरक्षण का मतलब केवल उतना नहीं होता है। आरक्षण का मतलब भागीदारी भी होता है। और किसी भी आज़ाद देश में जो अपने आप को लोकतांत्रिक देश मानता है और कहता है, उस देश में अगर वो खुद को आज़ाद कहता है तो उसका सबसे बड़ा काम ये होता है कि वो अपने देश के, जिसको बहुजन बोले, बड़ा तबका बोले, उसमें प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से करता है। अगर वो प्रॉपर्टी का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं करता है तो आज़ाद देश नहीं है। या अगर आप भारत का संविधान पढ़ते हैं और पार्लियामेंट का डिबेट पढ़ते हैं उस समय बाबा साहब की, तो बार बार इस बात का जिक्र कर रहे हैं। आप आज़ादी उसको नहीं कह सकते हो। और इसीलिए बाबा साहब अगेन एंड अगेन इन इस BBC में इंटरव्यू और उसके पहले भी बार बार कह रहे हैं कि जिस देश में राजनीतिक, जिसको पॉलिटिकल डेमोक्रेसी कहते हैं, वो फेल कैसे हुई, बाबा साहब इसके उदाहरण देते। वो जर्मनी का उदाहरण देते और स्पेन का उदाहरण देते। और इसीलिए वो कहते कि वो डेमोक्रेसी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे आर्थिक और सामाजिक डेमोक्रेसी नहीं है। मैं कहता हूँ कि आरक्षण एक छोटा सा निगोशिएशन था। इट वॉज अ स्मॉल निगोशिएशन। पुणे पैक्ट
के बाद में और पूना पैक्ट के पहले का अगर आप इतिहास देखते हैं तो रिजर्वेशन बाबा साहब के लिए छोटा सा निगोशिएशन था। और छोटे से निगोशिएशन से आप पूरे भारत के जो दबे कुचले समाज है उसमें थोड़ा बहुत प्रॉपर्टी कैसे डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। इसीलिए आरक्षण केवल रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आरक्षण का मतलब इकोनॉमिक डिस्ट्रीब्यूशन का भी मतलब है, इकोनॉमिक हकदारी का भी मतलब है। और अभी इस टाइम पे जिसको आप रिप्रेजेंटेशन कहते हो वो आपके 2 लोग बैठा देंगे सुप्रीम कोर्ट में जो आपके खिलाफ जजमेंट देगा। फिर आप क्या करोगे उस रिप्रेजेंटेशन का? आपने बोला सुप्रीम कोर्ट में हमारे जज नहीं है, 2 बैठा दिए, आपके खिलाफ जजमेंट दे देगा। आपने बोला हाई कोर्ट में हमारा रिप्रेजेंटेशन नहीं है, आपका जज बैठा के बोलेगे सबसे खुलेआम की हुई एट्रोसिटी को वो जज साबित करेगा आपके समाज का कि एट्रोसिटी नहीं था। दिस इज हाउ इट वर्क्स। खैरलांजी में भी यही किया गया बहुत बार। भावरी देवी के केस से लेकर आप जितने भी केसेस पढ़ोगे, जब जब समाज खड़ा होगा समाज के व्यक्ति को बैठाएंगे, समाज का जज बैठाएंगे। हम कॉलेज में थे, जब हम पर कोई कमेटी बैठती थी, हमारे समाज के प्रोफेसर को बैठा के हमारे खिलाफ जजमेंट दे देते थे। मुझे 6 महीने के लिए यूनिवर्सिटी ने सस्पेंड किया था हमारे 14-15 लोगों को, जब हम आरक्षण इम्प्लीमेंटेशन की जेएनयू में बात कर रहे थे। वो तो जेएनयू था जिसकी खबर बाहर चल जाती है तो आउट ऑफ मीडिया के प्रेशर, लोगों के प्रेशर की वजह से वो कुछ नहीं कर पाते। लेकिन ऐसी बहुत सारी इंस्टीट्यूशन है जो आंकड़ा कहता है कि हमारे बच्चे सुसाइड कर लेते हैं। हमारा प्रोफेसर वहां कुछ नहीं बोल पाता। आपका आईएएस ऑफिसर को पता है कि मैं कुछ बोलूंगा तो मेरा वेकेशन का पैसा कट जाएगा, मेरे बच्चों को मैं ऑक्सफोर्ड कैसे भेजूंगा, उसकी मजबूरी है, मैं उसको भी बुरा नहीं मानता हूँ। वो कुछ नहीं बोल पाता जो थोड़ा बहुत कुछ आपके आईएएस ऑफिसर है। इसलिए नाउ दिस इज नॉट अबाउट रिप्रेजेंटेशन। अब ये रिप्रेजेंटेशन का मसला है ही नहीं कि आपका कोई व्यक्ति वहां होना चाहिए, इसका कोई मसला ही नहीं है। वो लड़ाई आप भूल जाओ। अगर मैं भी आपके समाज का हूं, मुझे किसी सरकार ने, किसी पार्टी ने कहीं बैठा दिया, मैं आपको रिप्रेजेंट करूं, या आप कैसे सुनिश्चित करोगे मुझे बताओ। देयर इज नो मैकेनिज्म। आप मैक्सिमम मेरे घर पर पत्थर चला दोगे, मुझे सोशल मीडिया पे गाली दे दोगे, या आपके सामने मिला मुझे आप 2 झापड़ मार दोगे कि हमने तो उसको नेता बनाया लेकिन तूने काम नहीं किया। उससे आप मेरा घर थोड़ी रोक पाओगे, मैं बहुत बड़ा जब बंगला बनाऊं, नहीं रोक पाओगे। बिकॉज द कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज मी, सो कॉल योर डेमोक्रेसी अलाउज मी टू अक्यूमुलेट द वेल्थ। फिर आप तो कोई चारा नहीं है कि आप ये सुनिश्चित करो कि आपके समाज का आईएएस, प्रोफेसर, डॉक्टर, इंजीनियर, ये जज, कोई भी जो बड़ा आदमी बना उसको वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। इसका कोई मैकेनिज्म ना संविधान में है, वो केवल मॉरल बर्डन है कि आप रिप्रेजेंट करो। तो इसलिए मैं कहता हूं कि इट इज नॉट अबाउट रिप्रेजेंटेशन, इट इज अबाउट आवर शेयर। इस देश की वेल्थ है, इस देश की जो संपत्ति है, अगर वो हम कमा के दे रहे हैं, हमारे टैक्स इस देश का रेवेन्यू अगर सरकार को मिल रहा है, तो सीधा सीधा हम सवाल पूछना चाहिए कि हमारा हक कहाँ है। और अगर हमारा हक कहाँ है हम नहीं पूछेंगे तो हम वही आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में, वही जहाँ पर एक कोई अपने आप को बोलेगा कि मैं बुद्धिस्ट हूँ तो मैं बड़ा हूँ, कोई बोलेगा कि मैं ये हूँ, मैं मातंग हूँ, कोई चमार हूँ, उस आइडेंटिटी के सवाल पे हम फंसे रहेंगे। और जब हम आर्थिक सवाल की बात करते हैं तो ये कोई मार्क्सिस्ट सवाल नहीं है। बाबा साहब हिमसेल्फ वाज इकोनॉमिस्ट, और वो अपने बार बार भाषणों में बार बार कह रहे हैं कि दिस डेमोक्रेसी विल कोलैप्स इफ देयर इज नो इकोनॉमिक एंड सोशल डेमोक्रेसी। ये बाबा साहब की शब्द है। लेकिन बाबा साहब के जाने के बाद में हमने हमारे आर्थिक मूवमेंट को कई हद तक ठंडे बस्ते में डाल दिया। हम उसका जिक्र नहीं करते हैं। सबसे ज्यादा एससी एसटी ओबीसी के महिलाएं डोमेस्टिक वर्कर है। चाहे दिल्ली देख लो, बॉम्बे देख लो, बैंगलोर देख लो, मद्रास देख लो, आप कहीं पे भी जाओ, उनके साथ क्या होता है? कभी पढ़ा है आपने डोमेस्टिक वर्कर की? कोई भी आप एक रिसर्च पढ़िए, न्यूज पढ़िए, क्या होता है? दे आर सेक्सुअली हरास्ड, दे आर इकोनॉमिकली हरास्ड। और किसके घर में काम करते हैं ये लोग? किसके घर में काम करते हैं? इस देश का जो बड़ा तबका, जो डेटा कहता है कि मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास और रिच इस देश का अपर कास्ट है। तो लड़ाई तो बहुत साफ साफ है, वो वहाँ पे, हम यहाँ पे। लेकिन वो लड़ाई को हम छेड़ना नहीं चाहते, और लड़ाई को हम साफ साफ बोलना नहीं चाहते। हम बोलना नहीं चाहते कि इस देश का अपर क्लास, अपर कास्ट भी है जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, हमारे हर प्रोग्रेसिव मेजर के खिलाफ खड़ा हुआ है। वो आज हमको अलग अलग तरीके से बांट भी रहा है। तो मैं कहने की कोशिश यही कर रहा हूँ, हमारा एजेंडा यही है। हमारा एजेंडा ये है कि समाज के रियल इशू पर बात किया जाए। हम 14 अप्रैल से त्यौहार मनाएंगे, वो त्यौहार की तरह ही मनाएंगे, लेकिन हमारा केवल वो लक्ष्य नहीं है। हम वो लड़ाई जीत चुके हैं। मैं बार बार कहता हूँ, वी हैव वन द सिंबॉलिक बैटल। हम लोग सिंबॉलिक बैटल जीत चुके हैं। जहां पर बाबा साहब का स्टैच्यू हमें लगाने दे रहे थे ये लोग, वहां पे आज कोई आदमी जो भर पेट के डिनर टेबल पे बीबी के साथ मिलके
बाबा साहब को गाली देता हो, बाहर आके वो बाबा साहब का बहुत बड़ा स्टैचू भी लगा देगा। वो लड़ाई हम जीत चुके हैं, है ना। जो आदमी बाबा साहब को मानता भी नहीं होगा, वो बाबा साहब का इतना बड़ा स्टैचू बनाएगा। अभी आपको बाबा साहब के स्टैचू की लड़ाई हम जीत चुके हैं। 14 अप्रैल हर कोई व्यक्ति मनाएगा, सुप्रीम कोर्ट में मनेगी, हर जगह मनेगी। वो लड़ाई हम जीत चुके हैं। और दूसरी लड़ाई सामाजिक लड़ाई की, वो हमें एक्सेप्ट करे। मुझे अच्छा दिखना है, क्योंकि कोई अपर कास्ट मुझे ये ना बोले कि मैं दलित हूँ। आई डोंट गिव डैम अबाउट दैट कि अपर कास्ट मेरे बारे में क्या सोचता है। मैं मेरे बारे में क्या सोचता हूँ, मैं कितना अच्छा रहूँ, उसके बारे में हमें सोचना चाहिए। वी कैन फाइट। अपने सोशल एक्सेप्टेंस के लिए किसी से फाइट नहीं कर सकते। हम अगर बहुत अच्छे भी कपड़े पहने, तो मैंने एक बार बाजार में सुना बॉम्बे में, वो औरत अपने बच्चे को बोल रही है वो जय भीम कलर क्यों खरीद रहा है। दिस इज हाउ द कास्ट इनग्रेन्ड इन देयर माइंड। और मुझे उसका कोई मतलब नहीं है, ना मैं उनके दिमाग से जाति निकालना चाहता हूँ। मेरे को कोई शौक नहीं है कि मैं समता मूलक समाज बनाऊँ। मुझे शौक है कि मेरे कम्युनिटी का लड़का, मेरे कम्युनिटी की लड़की जो गांव दूर दराज में है, अगर उसके ऊपर कोई अत्याचार हो रहा है, अगर उसको पढ़ने के लिए रोजी रोटी नहीं है, तो उसके साथ मैं खड़ा रहूं, ये मेरा सपना है। मुझे कोई जरूरत नहीं है कि मैं समता मूलक समझ बनाऊं। ये बड़े बड़े शब्दों का मुझे कोई लेना नहीं। मैं क्या उस मराठों को समता सिखाऊंगा। वो 14 साल का लड़का जो स्कूल ढंग से नहीं गया, वो अपने गाड़ी पे लिखता है राजे, दैट नॉनसेंसिकल पर्सन। जो हमारा बच्चा ध्रुव दिन रात 2 ड्रेस के ऊपर प्रेस मार मार के डिग्री लेके आता है, वो उसकी इज्जत नहीं करता है। चौक में हमारा लड़का आज भी खड़ा नहीं हो सकता। हमारी लड़कियां आज भी अच्छे कपड़े पहन के जाए गांव से, तो वो टिका टिप्पणी करते हैं। मैं उसको क्या समता सिखाऊं, क्योंकि उसके बाप के पास में 10 एकड़ 100 एकड़ जमीन है। वी आर नॉट यंगस्टर्स। और मुझे खुशी है जिन जिन यंगस्टर्स में मिला, दे आर सो हैप्पी अबाउट दिस इंटायर डिस्कोर्स, इस बात के बारे में। लेकिन जो हमारे समाज के बुजुर्ग हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं, लेकिन सबसे पहला सवाल है पूछते कि तुम क्या करोगे। बोले आपने भी तो कुछ नहीं किया ना, आपने भी उतना ज़्यादा कुछ नहीं किया। अगर इतना ज़्यादा आप कुछ करते तो हमारी सबसे बड़ी आबादी झोपड़पट्टी में नहीं रहती। आज पता है आपको, आप हेल्थ का डेटा उठा के देखिए, मल नरिशमेंट, हमारी समाज के आदिवासी और हमारे समाज की औरतें बच्चा पैदा करने के बच्चे को दूध नहीं पिला सकती है। सबसे ज़्यादा मल नरिशमेंट है। तो सवाल ये, तो मैं इसलिए हैप्पी हूँ कि समाज का जो नया पढ़ा लिखा वर्ग है, जो समझता है, जिसके पास जानकारी का अभाव नहीं है, इस बार मैं समझता हूँ हमारी जिम्मेदारी है। ये बात कहना है कि ज़मीनी तौर पे लड़ाई खड़ी करो, बिल्कुल खड़ी करनी चाहिए। लेकिन मैं इस बात से बिल्कुल अग्री नहीं करता हूँ कि मेरा भाई, मेरा दोस्त, मेरी बहन, मेरी माँ जो 14 घंटे किसी घर में गुलामी करके आई हो, वो 14 घंटे गुलामी करने के आने के बाद ये भी बोझा लेके समाज में मूवमेंट कैसे चलाना है, ये बोझा वो नहीं ले सकती। ये बोझा हमको हमारे खाने पे लेना होगा। अरे हमारी जिम्मेदारी है। आई डोंट अग्री विद दिस इंटायर रोमांटिसिज्म। अरे गांव के लोगों को तो पूरा विजडम ही होता है, और वो तो देख के बता देता है बारिश कब होगी, और आदिवासी को पता ही चल जाता है कि वो तो बात करता है पहाड़ों से। दिस नॉनसेंस। जब आदिवासी औरत और एक दलित औरत सुबह उठती है बिना पैर के चप्पल में ठंड में, और जब वह चलती है पानी लाने के लिए, अगर उसके पैर में कांटा चुभता है ना, उतना ही दर्द होता है उसको जिसमें शहर में किसी को दर्द होगा। तो ये फालतू की बातें नहीं चाहिए कि वो उनसे हम सीखेंगे। यू हैव टू टेल, दैट्स व्हाट बाबा साहब डिड। ही स्टडीड अब्रॉड, ही केम बैक, ही सेड सी बॉस आई एम योर लीडर। व्हाई? आई नो मोर। मैं आपसे 2 बातें ज़्यादा जानता हूँ। मैं बस खत्म करूँगा सर। मैं आपसे 2 बातें ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं आपको बताऊँगा। बाबा साहब ने कहा, इसलिए पढ़े लिखे समाज की जिम्मेदारी है कि वो समाज इस डिस्कोर्स को आगे लेके जाए। अपनी बात ख़त्म करते हुए बस एक, सर आपको कुछ कहना है? मैं बस हाँ ख़त्म ही कर रहा हूँ। तो मैं अपनी बात ख़त्म करते हुए बस एक बात कहूँगा कि हमने ये मूवमेंट स्टार्ट किया है समाज के अलग अलग जातियों से, खासकर शेड्यूल कास्ट समाज से आने वाले हमारे भाई, हमारे बहनें, हमारी दोस्त, इस सब के साथ मिलके, ये कोई स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। आई एम 36 ईयर ओल्ड, मैं 36 साल का आदमी हूँ। मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, रिज़ाइन कर दिया क्योंकि मुझे लगा चलो मेरी बीवी कमाते घर चल जाएगा। तो दिस इज़ हाउ द बैलेंस वी आर मेकिंग। मुझ जैसे बाकी भी लोग हैं और उसको पता है कि मैं जहाँ से आता हूँ वो हैप्पी है कि मैं अपने समाज के लिए कुछ करूँ। तो मुझे लगता है कि उस जिम्मेदारी को हम जैसे ही लोग सोचे कि एक संगठन बनाए, इस तरह की भूमिका रखें। पढ़े लिखे भी हम लोग हैं, गरीबी से भी आए हैं, दर्द भी जानते हैं, एसी में भी बैठे हैं। इस सब का अनुभव लेके हम समाज में इस तरह के दीपक भाई जैसे लोग ज़मीन पे काम करते हैं, सर जैसे लोग जिनके पास बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है, जयता जैसे लोग, हमारे बाकी साथी जो है वो ज़मीन पे काम करते हैं। हम इनके साथ मिल के काम करना चाहते हैं। इनके साथ एक मिल के हम चाहते हैं कि एक एजेंडा ज़मीनी तौर पे हो,
क्योंकि आपको ना इस देश का कोई अपोजिशन पूछ रहा है, ना इस देश का रूलिंग पार्टी पूछ रहा है, ना आपके नेता पूछ रहे हैं, किसी को कुछ पूछना नहीं है। और जब एजेंडा आपके पास है ही नहीं, तो जब आपका नेता आपके घर में वोट मांगने के लिए आता है, आप उसे क्या पूछते हो? मुझे कोई एक बताया, पिछली बार आपके घर में कोई नेता आपको वोट मांगने, आप उसको क्या सवाल पूछा? आप बनियों के बीच में जाओगे और बनिया उसे हमेशा पूछता है कि भाई मारो दुकान का क्या? उसका एजेंडा तय है। मराठा का एजेंडा तय है, वो आरक्षण मांग रहा है ओबीसी में। ब्राह्मणों का एजेंडा तय है, सभी का एजेंडा तय है। वो क्या चाहता है, क्या मांगना चाहता है? आपका और हमारा एजेंडा क्या है? व्हाट डज वी वांट? अगर हम किसी इलेक्शन प्रोसेस में बिलीव करते हैं कि इस देश में इलेक्शन होते हैं, वोट देते हैं, उसमें बिलीव करते हैं, तो हमारे नेताओं को, उनके नेताओं को पूछने के सवाल, यानी हमारे पास एजेंडा क्या है? व्हाट, हम लोग पूछ क्या रहे उन्हें कि बौद्ध घर बना दो, एक लाइब्रेरी बना दो, बस इतना? क्या एजेंडा क्या है हमारा? मैं वही बोल रहा हूँ कि इस देश की संपत्ति में हक मांगना ही हमारा एजेंडा होना चाहिए। और जो एजेंडा आपके पास में अगर आपको मिला होगा, उसमें हमने वही बताया, बजट का एनालिसिस करके बताया कि क्या क्या हमारे एजेंडा हो सकते हैं। तो आने वाले समय में हम उम्मीद करते हैं कि समाज में, दूर दराज में काम करने वाले लोग जो सच में हमारे समाज के लिए काम करना चाहते हैं, हम उनके साथ काम करने के लिए तैयार हैं, विदाउट एनी ईगो। हमको अपने संगठन का नाम भी अगर आपको नहीं देना चाहते तो वी डोंट वांट दैट। अगर एजेंडा पे काम हो रहा है तो हम आपके साथ हैं। इसी के साथ आने वाले समय में मूवमेंट आगे बढ़ेगा। और अभी हमने दिल्ली स्टेट कमेटी बनाई है, अभी हम आसाम में अपना संगठन बना रहे हैं। पूरे नॉर्थ इंडिया का जिम्मेदारी मेरे ऊपर है, तो मैं नॉर्थ में अभी हम हमारा संगठन बना रहे हैं। महाराष्ट्र स्टेट कमेटी बनी है, उसकी जिम्मेदारी कि महाराष्ट्र में अलग अलग डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम करे, लोगों को जोड़े और एक कैडर बेस मूवमेंट खड़ा करे। क्योंकि ब्राह्मणों का एक कैडर बेस मूवमेंट है, ब्राह्मण को पता है वो माइनॉरिटी है। अगर आप आरएसएस का इतिहास पढ़ोगे तो आरएसएस उस वक्त में इकट्ठा हो रहा है जहाँ पे उनको पता है कि देश आज़ाद होने वाला है। और ब्राह्मणों को ये लग रहा है अगर देश आज़ाद होगा, बराबरी की बात होगी, तो हम लोग अगर इकट्ठा होकर अपना एजेंडा तय नहीं करेंगे तो हम खत्म हो जाएंगे। एंड दे फॉर्म द आरएसएस। एज समवन मेंशन, आरएसएस 1925 से बनी, 24 में बहिष्कृत करनी सभा बनी, और सप्ताह सैनिक दल भी उसके पहले बन चुका था। तो आरएसएस हमारे बाद में आ रहा है। बिकॉज उनको क्यों आ रहा है, उसका कॉन्टेक्स्ट आपको देखना पड़ेगा कि भारत तब आज़ाद हो रहा है, और आज़ाद भारत में संविधान कह रहा है इक्वलिटी की बात। लेकिन इक्वलिटी की अगर वो बात कर रहे हैं तो उन सबसे बड़ा डर किसको होगा? जो मोनोपोलाइज करके रखा हुआ है, जो सत्ता पर हमेशा काबिज रहा हुआ है, जिसने एजुकेशन को काबिज किया है, जिसने अर्थव्यवस्था को काबिज, उसको सबसे बड़ा डर लगेगा। और वो सबसे पहले इकट्ठा हुआ, और उसको पता है अगर हमें इकट्ठा होना है तो किसी को उल्लू बना हिंदू के नाम पे, तो सबको हिंदू हिंदू के नाम पे इकट्ठा उन्होंने किया। लेकिन अब उसी आरएसएस को ये पूछो कि इसी सरकार में, उसी विदर्भ में जहाँ से मैं आता हूँ, जो सबसे ज्यादा विदर्भ में अगर सुसाइड किसी ने किया है तो ओबीसी समाज ने किया है। अगर आंकड़ों से देखोगे, पी साइनाथ ये बताता नहीं क्योंकि वो भी ब्राह्मण है। सबसे ज्यादा सुसाइड जो है वो ओबीसी ने किया है, क्योंकि उसका सबसे बड़ा जो पूरा जीवन है वो लैंड के ऊपर है, और वो मार्जिनल फार्मर है। विदर्भ में मराठा फार्मर जैसे आपके इधर होता है, बड़ा फार्मर नहीं है, मार्जिनल फार्मर है, और वो सबसे ज्यादा ओबीसी है। लेकिन यही आरएसएस, यही वीएचपी वहाँ पे पोंगा पोंगा लगा के राम कथा चलाती, वो भी ओबीसी खुश। पड़ोस का मर गया तो राम कथा चल गई, उसका कोई आंदोलन नहीं है। जिसका आंदोलन है उसको ये लोग आगे नहीं बढ़ने दे रहे, उन ओबीसी को, उनको जेल में डाल दिया जा रहा है। और उनके ओबीसी के नेता उनके साथ खड़े नहीं रहते हैं, क्योंकि वो बोलता है ये दलित बन गया। द मोमेंट दे स्पीक द लैंग्वेज दैट वी आर स्पीकिंग, वो उसको बोलते हैं यहाँ महार बनला, हाँ आंबेडकर झाला महार बनला, याला बाजूला करा। दिस हाउ इट इज हैपन। बट कहने का मतलब यही है कि आपके वही आरएसएस जो हिंदू की बात करता है, वो हिंदू आपके सामने मर रहा है, और वो लाखों के संख्या में सुसाइड कर रहा है। अभी महाराष्ट्र सरकार का आंकड़ा है, ये सरकार का आंकड़ा है कि लाखों के संख्या में वो सुसाइड कर रहा है। और अगेन आई एम रिपीटिंग सेम थिंग, दे आर ओबीसीज, दे आर मेजोरिटी, दे आर ओबीसीज एंड देन शेड्यूल कास्ट। जहां से वो राणा आती है हमारे विदर्भा से, जिस विदर्भा से अमरावती को रिप्रेजेंट करती है, वहां पे सबसे ज्यादा आदिवासी बच्चे भूख के कारण मरते हैं, भूख के कारण, अनाज नहीं मिलने के कारण। और जैसे मैंने बोला, वहां पे आदिवासी माएँ बच्चा पैदा करने के बाद उसके शरीर में इतनी ताकत नहीं कोई दूध पिला सकती, वो सबसे ज्यादा मेड़घाट में, अमरावती में। लेकिन वही हिंदू के नाम पे वो टीका लगा के राम राम कर रही है पूरे इसमें, और आदिवासी बच्चा घूम घूम करके रोज रात को एक बच्चा रोज मरता है। ये मेड़घाट की कहानी है। क्योंकि और ये है
जब बाबा साहब बोलते हैं ब्राह्मणिज्म सबसे डेंजरस है, तो ब्राह्मणिज्म में सबसे, जैसे मैं बोलता हूँ, अगर बुद्धिज्म का ओरिजिन मानवता से स्टार्ट होता है तो ब्राह्मी और ब्राह्मणों का ओरिजिन अमानवता से स्टार्ट होता है। वो अमानवीय लोग हैं, उनके सामने लोग, उनके आइडियोलॉजी लोगों को मार रही है, इस तरीके से मार रही है। तो इसीलिए मैं कहता हूँ हमारा रिजर्वेशन को ख़त्म इन्होंने प्राइवेटाइजेशन से कर दिया। हमारा जो हमारे रिप्रेजेंटेटिव है, जो सबसे ज़्यादा रूलिंग कास्ट पॉलिटिकल पार्टी से आते हैं, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस और एनसीपी और बाकी अन्य पार्टी से हो, हमारे चुने हुए लोग वहाँ पर अपना मुंह नहीं खोलते पार्लियामेंट के अंदर, विधानसभाओं के अंदर, अपने आकाओं के सामने। हमारी सबसे ज़्यादा, जैसे मैंने बोला, पोस्ट 90 अनएम्प्लॉयमेंट हमारा बढ़ा हुआ है। आज के तारीख में अनएम्प्लॉयमेंट का अगर डेटा कास्ट के हिसाब से चेक किया जाए तो सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट पढ़े लिखों में, SC ST OBC में। महिलाओं की स्थिति हमारे समाज में सबसे ज़्यादा बुरी है। जब ये सब हमारे सामने है तो फिर आगे क्या? तो आगे क्या, ये सवाल इसीलिए एजेंडा आपको जवाब देता है। आगे क्या हमें डिमांड करना पड़ेगा, शुरुआत करनी पड़ेगी, सड़कों की लड़ाई लड़नी पड़ेगी। लेकिन सड़कों की लड़ाई तभी हो पाएगी जब हमारा एक वेल ऑर्गेनाइज कैडर बेस्ड मूवमेंट हो। क्योंकि अगर हमारा शत्रु, और मैं शत्रु इधर साफ साफ शब्दों में कह रहा हूँ, RSS BJP आज के तारीख में, हमारा शत्रु अगर पूरे शस्त्र लेके हमारे खिलाफ खड़ा हुआ है, हमारे समाज के दलालों को अपने साथ खड़ा होकर हमारा खिलाफ लड़ा रहा है, तो हमारी ये तैयारी होनी चाहिए कि इस एक कैडर बेस्ड मूवमेंट खड़ी हो, जो कैडर बेस्ड मूवमेंट सड़कों पे बहुत बड़ा आंदोलन करे। और बिना आंदोलन से हमें कुछ मिलेगा नहीं, ये हम इस बात को मानते हैं। इसी बात से अपनी बात ख़त्म करता हूँ। आपने मुझे बड़े ध्यान से सुना, तो मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय भीम, थैंक यू वेरी मच।